दूसरी सुबह जमींदार, मुनीम और दो आदमी जिनके हाथ में लाठी थी, चारों लोग रामू के घर की ओर चलते हैं। जैसे ही रामू के घर के पास पहुंचते हैं तो जमींदार और दोनों लोग थोड़ी दूर रुक जाते हैं। अरे रामू भैया, बाहर निकलो, मैं पास ही के गांव से आया हूँ। जरूर, जमींदार होगा। मैं आज गेट खोलूंगा ही नहीं। मैं तुम्हारी ससुराल से आया हूँ। तुम्हारे ससुर साहब ने तुम्हारे लिए कुछ रुपए और कुछ आभूषण भेजे हैं, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उनसे यहाँ तक आने की नहीं बन पा रही थी, इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा है। इतना सुन रामू के मन में लालच आ जाता है और वे फटाक से गेट खोल देता है। कहाँ है पैसे और धन? क्या तुम्हारा ही नाम रामू है? हाँ, मेरा ही नाम रामू है। कहाँ है धन? यही पास में रखा है, चलो दोनों उठा लाते हैं। वह मुनीम के साथ चल देता। थोड़ी दूर चलने के बाद मुनीम जमींदार जी को बुला लेता है। जमींदार और दोनों लोग रामू के पास आ जाते हैं। लाओ, मेरे पैसे लौटाओ, ब्याज समेत। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। ये ऐसे नहीं मानेगा। अब तुम दोनों के हवाले करता हूँ, तुम चाहे जैसे इससे पैसे निकालो। और दोनों आदमी रामू को लठ से मारते हैं। रामू चिल्लाता हुआ, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, मत मारो, अरे भाई रुको, मत मारो। इधर वह दोनों रामू में दे लठ लठ बरसा रहे थे। तभी राजू गेट खोलकर देखता है तो रामू पर कुछ लोग लठ से वार कर रहे थे। तो वह दौड़कर उनके पास आता है और बोलता है, अरे भाई रुको। इस रामू ने आज से 5 महीने पहले मुझसे पैसे लिए थे। जब लौटाने की बारी आई तो बहाने कर रहा था। कितने पैसे हैं? 2000। रुको, मैं लाता हूँ। राजू रुपए लाकर जमींदार को देता है और जमींदार और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। इधर रामू भी अपने घर में चला जाता है और राजू भी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई अपना अपना खेत खोदने के लिए खेतों पर पहुंच जाते हैं। इधर खेत खोदते खोदते राजू दौड़ते हुए रामू के पास आता है और बोलता है, देखो मुझे खेत में क्या मिला है। राजू के हाथ में हीरा देखकर रामू के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, इसके खेत में तो और भी हीरा हो सकते हैं। क्यों ना मैं इसको मेरा वाला खेत दे दूं और इसका खेत में रख लूं, जिससे मेरे पास भी बहुत सारे हीरे हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा था, क्यों ना तू मेरे वाले खेत पर फसल कर ले और मैं तेरे वाले पर। इतने दिनों से तू कम जगह पर कर रहा था। और रामू राजू वाले हिस्से को खोदने लग जाता है। शाम तक पूरे खेत को खोद देता है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता और थका हारा घर पहुंच जाता है। आज पूरा खेत खोद दिया, लेकिन फिर भी एक हीरा नहीं मिला, जबकि राजू ने खेत का एक कोना खोदा था, उसमें ही उसे एक हीरा मिल गया। अच्छा, आप अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन आपको भी बहुत सारे हीरे मिलेंगे। बातों ही बातों में रामू की नींद लग जाती है। तब वह बोलता है, आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। हाँ, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आपको रोज ऐसी नींद आएगी। और रामू उसे वर्ष राजू की तरह अपने खेतों में मेहनत करता है और दोनों की फसलें बराबर निकलती हैं, जिससे रामू के चेहरे पर अलग ही चमक दिखती है। एक दिन चारों लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। क्या सच में उस दिन खेत में से हीरा निकला था? हाँ भैया, निकला था ना। जो आज आपके घर में, उसकी वजह से कई सारे हीरे रखे हैं। इतने में ही रामू की पत्नी बोलती है, वह तो नकली था, आपसे काम करवाने के लिए। इसी प्रकार बातें करते करते चारों लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही तुम दोनों को राजा साहब ने राजमहल बुलाया है। वह दोनों भाई सेनापति के साथ चल देते हैं। अब पता नहीं कौन सी आपदा आ गई। कुछ नहीं, कुछ अच्छा काम होगा, तभी तो हमें बुलाया है। दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। हमने सुना है इस वर्ष तुम्हारी फसल सबसे अच्छी निकली है और आपने इस बार सबसे ज्यादा राजकोष में कर दिया है।
इसी का आप दोनों को इनाम दिया होगा और अगर सब मिलकर कोशिश करें तो रास्ता निकल सकता है। राजू के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागती है। हाँ बाबा जी, अगर सब मिलकर काम करें तो हम पानी ढूंढ सकते हैं। हमने पहले कभी ये कोशिश ही नहीं की। लेकिन इतनी कठिन जमीन में नया कुआं खोदना आसान नहीं। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। अगर हम मिलकर काम करें तो ये हो सकता है। राजू खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक नई रोशनी है। तो फिर हम कल से काम शुरू करेंगे। मैं गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा करूंगा। हम मिलकर नया कुआं खोदेंगे। यह कहते हुए वह शामू के साथ गांव के दूसरे युवाओं को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। कहीं दूर से गरज की हल्की सी आवाज आती है, जैसे आकाश ने उनकी उम्मीदों की गवाही दे दी हो। अगली सुबह राजू और शामू गांव के युवाओं को इकट्ठा करने निकल पड़े। चौधरी महेश की हवेली के सामने एक भीड़ जमा है। बाबा जी, संदरी, गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान सभी मौजूद हैं। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है तो हमें खुद पानी के लिए मेहनत करनी होगी। हम एक नया कुआं खोदेंगे। लेकिन राजू, क्या हमें यकीन है कि वहाँ पानी मिलेगा? बेटा, पानी जमीन के अंदर होता है, बस सही जगह खोदने की जरूरत है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि पुरानी नहर के पास जमीन नरम थी, शायद वहीं पानी हो। बाबा जी सही कह रहे हैं। अगर तुम सब यह काम करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने कुछ मजदूर भेज सकता हूँ। धन्यवाद चौधरी जी, लेकिन हम सब खुद भी मेहनत करेंगे। यह हमारे गांव के अस्तित्व की लड़ाई है। संदरी, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ती है। हम औरतें भी पीछे नहीं रहेंगी। हम पानी लाने की व्यवस्था करेंगी, खाना बनाएंगी, ताकि तुम सब आराम से काम कर सको। यही हिम्मत चाहिए थी संदर। पूरा गांव एक नई उम्मीद के साथ कुआं खोदने की तैयारी में जुट जाता है। दूसरी ओर कुआं खोदने का काम शुरू हो चुका है। राजू, शामू और दूसरे युवा बेलचे चलाने लगते हैं। मिट्टी बाहर निकाली जाने लगती है। तेज गर्मी के बावजूद सब पूरी हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं। दोपहर की तेज धूप जमीन आग की तरह तप रही है। गांव के लोग लगातार कुआं खोदने में जुटे हैं। हाथ छिलने लगे हैं, माथे से पसीना बह रहा है, मगर किसी ने हार नहीं मानी। महिलाएं पानी और सत्तू लेकर आती हैं ताकि पुरुषों को कुछ राहत मिले। हमें और गहराई तक जाना होगा। अब तक सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर ही निकल रहे हैं। राजू, यह बहुत कठिन काम है। अगर हमें पानी न मिला। अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करता बेटा। तुम सब अपनी कोशिश जारी रखो, पानी जरूर निकलेगा। हिम्मत मत हारो। अगर अब रुक गए तो फिर कभी पानी नहीं मिलेगा। सभी फिर से जोश में आकर काम में जुट जाते हैं, मगर सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है और कई लोगों की सांसें तेज चलने लगती हैं। तभी एक तरफ से रामलाल और उसके आदमी हंसते हुए आते हैं। अरे भाई, तुम्हें लगता है कि जमीन तुम पर रहम करेगी? हाँ हाँ, ना समझ लोग, ये सब बेकार की मेहनत है। रामलाल, हमारा हौसला मत तोड़ो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक भी मत उड़ाओ। मदद? हाँ, मैं अपने कुएं का पानी बेच सकता हूँ, मगर मुफ्त में नहीं दूंगा। राजू सब अनसुना कर फिर काम में लग जाता है। शाम होने लगती है, लेकिन अभी तक पानी का नामो निशान नहीं। कुछ लोग मायूस होकर पीछे हटने लगते हैं। राजू, शायद रामलाल सही कह रहा है, यह सब बेकार है। नहीं शामू, हमें हार नहीं माननी। अगर आज हार गए तो फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। एक अजीब सी आवाज आती है। राजू चौंक कर देखता है और जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगता है। अचानक एक ठंडी लहर महसूस होती है। सभी लोग दौड़कर आते हैं। जैसे जैसे मिट्टी हटती है, नीचे से गीली जमीन नजर आने लगती है। सब हैरान रह जाते हैं। सुभान अल्लाह, मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारी मेहनत को जाया नहीं करेगा। राजू और बाकी सभी जोर लगाते हैं। कुछ ही पलों बाद अचानक मिट्टी के नीचे से पानी की एक छोटी सी धारा फूट पड़ती है। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठते हैं। पानी, पानी निकल आया। यह अल्लाह की कुदरत है रामलाल, जिस पर तुम्हें यकीन नहीं था। पूरा गांव आनंद से झूम उठता है। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। औरतें दुआ करने लगती हैं। कुछ दिन बीत चुके हैं। गांव वाले नए कुएं से पानी भर रहे हैं, खेतों को सींच रहे हैं और जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है।
मगर रामलाल अब भी अपनी गांव के एक कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी में रहती थी दो बहनें, ज्योति और मीरा। माँ बाप कुछ साल पहले आई महामारी में गुजर गए थे। उनके जाने के बाद दोनों बहनें खुद ही एक दूसरे की सहारा थे। एक दिन अपने ही धुन में झूलती हुई मीरा मंदिर से लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी, चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। अब आई है तू मीरा? सूरज सर पर चढ़ आया और तू फूल चूहिया बनकर घूम रही है मंदिर में। दीदी, मैं जल्दी आने वाली थी लेकिन गौरी काकी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। निकालने में थोड़ी देर हो गई। तेरा क्या है? तू तो सबकी मदद करती घूमती रहे, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। दीदी, आप गुस्सा क्यों करती हो? माँ कहती थी जो दूसरों के काम आए वही इंसान कहलाता है। माँ अब नहीं है मीरा, और उनके कहे बातों की अब इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं रही। अब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मीरा चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। वो झोपड़ी के कोने में रखे उस लकड़ी के संदूक तक गई जिसमें माँ की यादें अब भी सांस लेती थीं। संदूक से निकाला हुआ एक साड़ी मीरा छू के अपनी दीदी से बोली, दीदी, जब यह साड़ी माँ पहनती थी ना, तब हमें देखकर मुस्कुराती थी। कहती थी तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना। मीरा की बात सुनते ही ज्योति का चेहरा नम हो गया और उसकी आंखें पल भर को भीग गई। लेकिन ज्योति अपनी भावनाओं को छुपाते हुए मीरा से बोली, मैं तुझसे सख्त हूं मीरा, क्योंकि मैं डरती हूं अगर तुझे भी एक दिन कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी। इस दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया है। मैं नहीं चाहती तू भी मेरी तरह कमजोर पड़ जाए, इसलिए तुझे मजबूत बना रही हूं। दीदी, आप कमजोर नहीं हो, आप ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप मेरा हाथ थामे रखो तो दुनिया की आंधी भी मुझे हिला नहीं सकती। मीरा की बात सुन के ज्योति के चेहरे पर उसके माता पिता के जाने के बाद पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसी समय गांव की पगडंडी पर 3 परछाइयां उनकी झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थी। धर्मपाल, बिमला और उनका बेटा कमल, वह थे बहनों के सगे चाचा चाची। अरे ज्योति, कैसी है मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी बीता रहे होगे ना भैया भाभी के जाने के बाद? हम ठीक हैं चाचा जी, अब जो है उसी में खुश हैं। खुश झोपड़ी में तुम्हारे हिस्से की जमीन को हमारे नाम कर देती तो हम तुम दोनों को अपने यहाँ रहने देते। तुम दोनों बहुत खुश रहती हमारे साथ। हाँ मां, तुम सही कह रही हो। इनका घर भी पुराना हो चुका है और अब ये जमीन भी यूं ही पड़ी है, बर्बाद हो रही है। यह सब सुन के ज्योति की आंखों में आग सी चमक उठी। हमें किसी की जरूरत नहीं। बाबूजी की जमीन हमारी माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी है, उसे हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अरे बेटी, तुम्हारी जो खेतों की जमीन है वह भी तो बंजर ही पड़ी हुई है ना। और वैसे भी दुनिया समझदारी से चलती है और औरतें खेत नहीं जोतती। देख लेना, एक दिन रोती हुई आओगी हमारे पास, तब समझ आएगा कि रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ा करते। ज्योति को यह सब सुनाकर तीनों वहां से निकल गए। लेकिन मीरा यह सब घर के अंदर से सुन रही थी। यह सुन के उसका चेहरा उतर गया। दीदी, क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? हाँ मीरा, पर जब तक मैं जिंदा हूं कोई हमारी जमीन छू भी नहीं सकता। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रात को चूल्हे के आगे बैठी हुई मीरा अपनी दीदी से बोली, दीदी, माँ की साड़ी मैंने संभाल के फिर से संदूक में रख दी है। और हाँ दीदी, कल भागवत कथा है गांव में, चलोगे ना? मन को थोड़ा शांति मिलेगा सुन के। लोग बातें बनाते हैं मीरा, ताने मारते हैं और सोचते हैं कि हम प्रसाद के लालच में जाते हैं।
पर हम तो अच्छे हैं ना। शिवपुर गांव में बबीता अपनी 2 बेटी शर्मीली और सुमन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। बबीता के पति का कुछ समय पहले ही इंतकाल हो गया था, इसलिए बबीता सोचती है कि उसकी बेटियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। मुंशी जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कोई रिश्ता देखकर बताओ लड़की के लिए। लड़की 19 साल की हो गई है। भाभी जी, मैंने बहुत जगह बात की, लेकिन हर कोई दहेज मांगता है, कोई कुछ मांगता है तो कोई कुछ मांगता है। मुंशी जी, तुम तो जानते ही हो हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है। मैं जो दूसरों के घरों में काम करके पैसा कमाती हूँ उससे तो बस घर का खर्चा ही चल पाता है। ऐसे में हम दहेज कहाँ से देंगे? भाभी जी, एक रिश्ता है, लेकिन आदमी की उम्र लगभग 50 साल है। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है, पहली पत्नी से 2 बच्चे भी हैं, लेकिन आदमी मालदार है। तुम्हारी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुंशी जी, उम्र बहुत ज्यादा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोगों का काम तो कहना ही है। अगर अच्छे घर में करोगी तो दहेज देना ही पड़ेगा। आजकल कोई भी आदमी बगैर दहेज की शादी नहीं करता है, और तुम्हारे पास तो खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में दहेज कहाँ से दोगी? तुम सही कह रहे हो मुंशी जी, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम बात करके लड़की की शादी करवा दो। कुछ ही दिनों में शर्मीली का विवाह हो गया। जिस आदमी से विवाह हुआ था उसका नाम था अशोक। अशोक एक सरकारी कर्मचारी था। अशोक के 2 लड़के थे, आकाश और सुमित, और एक विधवा बहन भी थी जो घर की मालकिन थी। उनका नाम रूपाली था। आकाश अपनी माँ के लिए बाजार से कुछ ठंडी चीजें ले आ। गर्मी बहुत हो रही है। उतने में ही अशोक आ जाता है। उसके हाथ में कुछ सामान था। अशोक शर्मीली को खुश रखने के लिए कोई ना कोई तोहफे रोज लाया करता, लेकिन शर्मीली को ना जाने क्यों अशोक के पास बैठना और हंसने बोलने में भी संकोच होता था। इसका कारण ये था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वो उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती थी। अशोक के सामने आते हुए शर्माती थी। अरे भाग्यवान, तुम मुझे देखकर ऐसे भागती हो जैसे मैं कोई खौफनाक जानवर हूं। अरे मैं तुम्हारा पति हूं। अगर तुम ऐसे ही शर्माती रही तो घर कैसे चलेगा? तुम अब इस घर की मालकिन हो, जो मन में आए वो करो। अशोक अपनी बहन रूपाली को बुलाता है और उससे घर की चाबी लेकर शर्मीली को घर की खजांची बना देता है। रूपाली, अब से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी। जिस भी चीज की जरूरत हो शर्मीली को बोल दिया करो। और शर्मीली, तुम रूपाली का ध्यान रखना। बेचारी सारा दिन परेशान सी रहती है। घर में जिस चीज की भी उसे जरूरत हो उससे मंगा लिया करो। मैं हर महीने की तनख्वाह तुम्हें दे दिया करूंगा, क्योंकि घर के सारे खर्चे अब तुम्हें ही उठाने हैं। अशोक पूरे महीने की कमाई शर्मीली को दे देता है। उनका ख्याल था कि शर्मीली इन रुपयों को देखकर फूली नहीं समाएगी। उधर अशोक की बहन रूपाली मोहल्ले की औरतों से शर्मीली की खूब चुगली करती है। अरे जब से आई है मालकिन बनी बैठी है, एक एक पैसे का हिसाब लिखती है। मैं कभी अपनी जरूरत के लिए थोड़े बहुत पैसे मांग लेती हूँ तो टाल मटोल करती रहती है, फिर कहीं 3-4 बार कहने पे ही पैसे देती है। बहन, तेरे भाई को भी जब बुढ़ापे में इस जवान लड़की से शादी करने की पड़ी थी, कोई मिल भी तो हो। देखने में उनकी बेटी लगती है। अपनी शादी ना करके अशोक की शादी कर लेता तो सही रहता। अरे चल बहन, मैं चलती हूँ। पता नहीं निगोड़ी घर में क्या कर रही होगी। बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे। चल के देखती हूँ खाना बनाया है कि नहीं, कहीं बच्चे भूखे तो नहीं बैठे रहे। रूपाली उस दिन से शर्मीली से जलने लगी थी जब से अशोक ने उसे घर का खजांची बना दिया था। रूपाली हर वक्त शर्मीली को अच्छी बुरी सुनाती थी और उस पर नई नई आरोप लगाती थी। एक दिन शर्मीली छत पर किसी काम के लिए जाती है तो रूपाली कहती है, अरे ना लाज है ना शर्म, निगोड़ी ने हया भून खाई है। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कल परसों की बहू छत पर चढ़ी डोल रही है। अरे अपने घर को सीखा था या नहीं? दीदी, मैं कपड़े लेने गई थी, आंधी बहुत तेज आ रही थी, कपड़े कहीं उड़ ना जाएं इसलिए मैं चली गई थी। अरे मुझे बुला लेती, मैं क्या मर गई थी? लेकिन तू मुझे क्यों बुलाएगी? तुझे तो दूसरों से नैन लड़ाने हैं। घर का सारा काम यूं ही पड़ा है। बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे, उनके लिए खाना पकाया है कि नहीं?
सुबह से कपड़े ही धो रही थी, बस अभी फारिग हुई हूँ, अब खाना ही बनाने जा रही थी। अरे घोंसले के भीतर दो नन्हे बच्चे चिंकू और पिंकू भूख के मारे बिलख रहे थे। मम्मा, भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा मम्मा? पेट में कुछ नहीं है मम्मा, कुछ ला दो ना। चिकी की आंखें भर आईं। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कि बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मेरे बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। भीगूंगी, गिरूंगी, चाहे जो हो, लेकिन इन्हें भूखा नहीं देख सकती। रुको मेरे लाल, मम्मा कुछ ले आएगी, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। परंतु एक बात याद रखना, जब तक मैं नहीं आऊं, घोंसले में से बाहर भी मत देखना, हाँ बाहर भी मत निकलना, समझ गए ना? अब इन दो बच्चों की माँ घर पर नहीं थी और बच्चे घोंसले में अकेले थे। उनके लिए यह पहली बारिश थी जो उन्हें किसी अजूबे से कम नहीं लग रही थी। चिंकू बार बार गर्दन बाहर निकालकर देख रहा था। अरे ओ पिंकू, सुन रे, ये क्या चीज ऊपर से टपक टपक गिर रही है? कोई रो रहा है क्या? पिंकू घोंसले के कोने में दुबक कर बैठा था। अबे मूर्ख, रोने की आवाज नहीं है ये, बारिश है बारिश, आसमान बरस रहा है। पर ये आवाज कितनी डरावनी है, और पानी, इतना सारा पानी कहाँ से आता है रे? मत देख बाहर, मम्मा ने कहा था बिजली चमकी तो घोंसले समेत भस्म हो जाओगे। चिंकू सहम गया। हवा के साथ पानी की बौछारें घोंसले तक पहुंचने लगी थी। दोनों भीगने लगे। मम्मा कब आएगी पिंकू? भूख लग रही है यार, और डर भी। पिंकू कुछ नहीं बोला, उसकी आंखों में चिंता थी। मम्मा ने कहा था कि अगर मैं देर से लौटूं तो घबराना मत, चुपचाप बैठे रहना, डर से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता। चिड़िया खाना लेने के लिए चली जाती है। चिकी चिड़िया को जंगल में कुछ गेहूं मिले। उसने वो गेहूं को अपनी पतली टांगों से पकड़ा और तेज बारिश में फिर से बच्चों के पास लौटने की ठान ली। बारिश और हवा में अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया था। उसे ना चाहते हुए भी एक पेड़ की डाल पर बैठना पड़ा। हे राम, बच्चे अकेले हैं, घोंसला खुला है और ये बारिश बढ़ती ही जा रही है। यदि बारिश थोड़ी सी भी कम हो तो मैं सीधी दौड़ती हुई उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊंगी। तभी बगल की डाली पर टोनी तोता फुर्र से आकर बैठा। अरे टुनी बहन, तू यहाँ क्या कर रही है इस तूफानी बारिश में? तुम्हें होश भी है कि बच्चे अकेले हैं? टोनी भाई, क्या करूं, उड़ नहीं पा रही, पंख गीले हो गए हैं। बहन, कल की बात बताऊं, मैं कबूतर बहन के घोंसले के पास से जा रहा था। क्या हुआ वहाँ? बहन, एक सांप आया था, बहुत लंबा और काला, चुपचाप डालियों के पीछे पीछे सरकता हुआ सीधा घोंसले तक पहुंच गया। फिर किसी ने देखा नहीं? मैंने देखा, मैं ऊपर ही उड़ रहा था। जब देखा कि सांप कबूतर के बच्चों के ऊपर झपटा, मैं चीखा जोर से, सांप सांप! सब पक्षी इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दो बच्चों को निगल गया बहन। चिकी सन्न रह गई। टोनी का चेहरा भावुक हो उठा। और जब कबूतर बहन आई ना, वो तो जैसे पगला गई थी। अपने घोंसले के पास आई तो देखा कि एक बच्चा खून से लथपथ पड़ा है और दो तो दिख ही नहीं रहे थे। वो बार बार पुकार रही थी, मेरे बच्चे, मेरे लाल, कहाँ चले गए तुम? उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अपने बचे हुए एक बच्चे को उसने पंखों में दबा लिया और फिर चुपचाप बैठ गई, जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो उसकी। मैं बता नहीं सकता कितना दर्द था उस माँ की आंखों में। टुनी की आंखें भर आईं। टोनी बोला, तू समझ रही है ना बहन, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, भूख से तड़पते शिकारी भी लाती है। जल्दी निकल, पेड़ों की आड़ लेकर जा, मत रुक अब। चिकी चिड़िया उड़ती है और अपने घर की ओर जाती है। संबलपुर नामक गांव में माधव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ में रहा करता था। वो चाट और गुपचुप का ठेला लगाया करता और उसी से उसके घर का गुजारा चला करता। उसकी तीनों बेटियों के नाम थे
सीमा, निधि और सविता। सविता सबसे छोटी थी और माँ बाप की सबसे लाडली थी। वैसे तो सविता बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमान थी और घर के कामों में अपनी माँ की मदद भी किया करती थी, परंतु सविता सांवली थी। सविता की दोनों बड़ी बहनें उसे हमेशा ही सांवली होने का ताना दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सविता की माँ ने अपनी बेटियों के पास आकर कहा, अरे सीमा और निधि, सविता को देखो तो जरा, वो मेरे साथ हमेशा ही घर के कामों में मदद करती है और तुम दोनों हो कि सारा दिन बैठी रहती हो, जरा कुछ काम भी कर लिया करो। माँ, सविता ठीक ही तो करती है। अरे उसे तो आपके साथ बस काम ही करना चाहिए और वो धूप में जाकर काली तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो पहले से ही काली है। हाँ माँ, सीमा दीदी ठीक ही कहती है। यदि हमने इसकी तरह बर्तन मारने शुरू किए तो हमारे हाथ काली हो जाएंगे और यदि धूप में जाकर पानी लाना शुरू कर दिया तो हम खुद काली हो जाएंगे। आप तो बस सविता से ही काम करवाया करो, हमसे नहीं। बेकार में हमारी रंगत पर फर्क पड़ गया तो नुकसान आप ही का होगा जब हमारी शादी कराने में दिक्कत आएगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। तब माँ सविता से कहती है, बेटा, तुझे भी इन दोनों की बातों का बुरा लगता होगा ना? तू चिंता मत कर, तू सबसे सुंदर है और गुण में तो तू सबसे आगे है। और देखना, एक दिन इन दोनों को भी इस बात का एहसास हो जाएगा और तब ये अपनी गलती पर पछताएंगी बैठकर। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, मैं अपनी दोनों बहनों की बातों का बुरा नहीं मानती हूँ। और माँ, वैसे भी मुझे घर के कामों में आपकी मदद करने से बहुत खुशी मिलती है, इसीलिए मैं आपके साथ काम करवाती हूँ। और ठीक ही तो कहती हैं वो दोनों, वो गोरी है, अगर धूप में जाएंगी तो काली हो जाएंगी। वैसे भी तू ही कह रही थी ना कि तुझे इन दोनों की शादी करनी है, तो माँ तुम भी इन दोनों की बातों को दिल से मत लगाया करो। और चलो अब हम काम खत्म कर लेते हैं, वरना जैसे जैसे दोपहरी बढ़ेगी काम करना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह सविता कभी भी अपनी दोनों बहनों की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और हमेशा अपनी माँ के साथ कामों में लगी रहती। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु एक दिन माधव अपना ठेला बंद करके वापस घर आ रहा था। तभी रास्ते में उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। माधव की मौत की खबर सुनकर उसकी पत्नी के सर पर दुखों का आसमान टूट पड़ता है। नहीं नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, मेरे साथ साथ 3 बेटियों की जिम्मेदारी भी आप पर है। नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मेरी नहीं तो अपनी 3 बेटियों के बारे में तो सोचते। माँ, पिताजी जा चुके हैं और जाने वाले कभी वापस नहीं आते, लेकिन हम तीनों है ना माँ, तुझे संभालने के लिए, तू चिंता मत कर माँ। वो सभी मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं